हेलो। चलो देखो नेक्स्ट जो ये फेटिक एक हम लोग पढ़ते हैं फेटिक के बारे में। ये एक टाइप का फेल्योर है मटेरियल का। जिस तरह हम लोग बोल रहे थे कि मटेरियल का अगर हम टेंसाइल लोड लगाएंगे तो वो फेल कर जाएगा मटेरियल। अगर हम कॉम्प्रेसिव लोड लगाएंगे तो उसके कारण फेल्योर होता है, शियर लोड के कारण फेल्योर होता है, बेंडिंग के कारण होता है, टॉर्जन के कारण होता है। कल हम एक और पढ़ाए थे क्रीप के बारे में। क्रीप फेल्योर कैसे होता है? कांस्टेंट लोड, हाई टेम्परेचर कांस्टेंट लोड लग रहा है तो जो फेल्योर होगा मटेरियल में वो क्रीप होता है। उससे एक फैटिक फेल्योर होता है मटेरियल का। मटेरियल अगर मटेरियल में हम साइक्लिक लोडिंग लगा रहे हैं, कहने का मतलब एक एक डंडा ले लो, ठीक है, रॉड, कोई भी डंडा लेना, उसको क्या करना, पहले नीचे मोड़ना, उसके बाद उसको ऊपर करना, फिर नीचे ऊपर, इस तरह करते रहोगे, देखना वो जो डंडा होगा वो जल्दी आसानी से टूटेगा। अगर उसको केवल तुम नीचे से तोड़ना चाहोगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे कर लो, उसके बाद फिर से इसको ऊपर नीचे करते रहो कंटिन्यूअसली, वो इजिली टूटता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक लोडिंग। मतलब कि एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार उसमें कंप्रेशन ला रहे हैं, एक बार टेंशन ला रहे हैं, मतलब दोनों तरह का लोडिंग कर रहे हैं। नेचर जो लोडिंग का वो हम लोग चेंज करते जा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, अगर वैसे में मेरा मटेरियल कोई टूट रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फैटिक फेल्योर। मतलब कि फैटिक में जो मटेरियल है वो डायनामिक लोडिंग होगा, साइक्लिक लोडिंग होगा। डायनामिक करने का मतलब वो जो लोडिंग है वो चेंज कर रहा है। जैसे अगर ऐसा ग्राफ है तो एक बार पॉजिटिव लग रहा है स्ट्रेस, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अदरवाइज जो हम लोग अदर फेल्योर पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, या फिर केवल टेंसाइल फेल्योर होगा, जो लोड लगेगा वो केवल एक कांस्टेंट लोड लगेगा, इसको हम लोग स्टैटिक लोड बोलते हैं, और इसको डायनामिक लोड बोलते हैं। स्टैटिक करने का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है ये चेंज नहीं कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। इनिशियली स्ट्रेस का वैल्यू 0 है, इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम जा रहा है, फिर ये डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, ये दूसरे साइड चला गया, यानी कि एक बार हम ऊपर लेके जाए, एक बार नीचे लेके आए, फिर ये नीचे चला गया, फिर ऊपर चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, डायनेमिक है, मतलब चेंज करते जा रहा है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो गया। इसमें देखो केवल पॉजिटिव है, या फिर हो सकता है केवल नेगेटिव रहे, और जो मैग्नीट्यूड है वो भी देखो सेम रहेगा। तो ये स्टैटिक लोडिंग हो गया, ये डायनेमिक लोडिंग हो गया। अगर कोई मटेरियल डायनेमिक लोडिंग की वजह से या साइक्लिक लोडिंग की वजह से ब्रेक करता है तो वैसा हम लोग फेल्योर को फटिक फेल्योर बोलते हैं। ये एक टाइप का फेल्योर है मटेरियल। तो लिखो दिस इज अ फॉर्म ऑफ फेल्योर दिस इज अ फॉर्म ऑफ फेल्योर that occurs in a component subjected to dynamic and fluctuating load। अभी तक जितने भी टाइप का हम लोग सोम में जो लोड पढ़ रहे हैं मॉस में, वो सारा हम लोग स्टैटिक टाइप का पढ़े थे, लेकिन उसमें देखो हम क्लासिफिकेशन भी करवाए थे, तो एक था स्टैटिक और डायनामिक। तो वो जो डायनामिक लोड है उसके बारे में अभी पढ़ाया नहीं उस पेपर में हम। तो वो जो है वो वही डायनामिक लोड अगर जब किसी मटेरियल में लगता है मींस उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तब अगर कोई मटेरियल फेल कर रहा है तो उसको हम लोग फैटिक फेलियर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया, ठीक है, यहीं तक हम लोग मैकेनिकल के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब जो प्रॉपर्टीज आएगा ये कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, थर्मल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होगा। मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज था वो हम लोग का यहीं तक था। तो थर्मल कंडक्टिविटी देखो क्या होता है, मान लो एक हमारे पास पाइप है, ठीक है, देखिए कोई मेटल का पाइप है,
और ये क्या कर रहा है कि एक हॉट वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मेटल का पाइप का ये कुछ थिकनेस होगा, ये जो कॉर्नर में मेटल होगा इसका कुछ थिकनेस होगा। अब हम चाहते हैं कि एक पाइप ले लें, इसमें क्या है हम कोल्ड वाटर फ्लो करवा दें, और हम चाहते हैं कि ये जो हॉट वाटर है ये अपना हीट इस कोल्ड वाटर को दे दे। ठीक, तो हम लोग क्या किए, दोनों पाइप को आपस में सटा के रख दिए। ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिए। अब क्या होगा, अगर ये मेटल का पाइप है तो क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा हॉट वाटर है ये हीट जो है वो इस सॉलिड को देगा, इस मेटल देगा, और ये मेटल फिर इस मेटल को देगा, और ये मेटल फिर इसको अंदर के वाटर को दे देगा, कोल्ड वाटर को, और इस तरह से वाटर मेरा हीट होगा। तो ये जो होता है ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीट ट्रांसफर। ठीक है, हीट ट्रांसफर, और हम लोग जानते हैं हीट हमेशा जो है हॉट से कोल्ड में ट्रांसफर होता है, तो इस तरह से हॉट वाटर जो है कोल्ड वाटर को हीट देगा। लेकिन अगर हम ये मटेरियल हम किसी इंसुलेटर का बना देते हैं, इंसुलेटर का बना देते हैं, जैसे कि मान लो ग्लास का हो। ठीक है, ये मेरा पाइप ग्लास का बना हुआ है, ये भी पाइप ग्लास का बना हुआ है, तब देखना जो हीट ट्रांसफर होगा वो बहुत ही धीरे होगा, क्योंकि ये जो मेटल होता है इसका कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी करने का मतलब हीट को कंडक्ट करने का कैपेसिटी, वो हीट को कंडक्ट कितने तेजी से कर सकता है, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट हीट। तो मेटल जनरली जो मेटल्स का कंडक्टिविटी होता है वो हीट को इजिली कंडक्ट कर सकता है। ये इस ये जो वाटर का पार्टिकल्स है ये इससे इजिली हीट लेगा और इजिली रिजेक्ट कर देगा। लेकिन वही अगर कोई ग्लास मटेरियल इंसुलेटर आ जाएगा तो क्या करेगा, ये इसको हीट तो देगा, ये गर्म होगा, लेकिन हीट इससे क्रॉस नहीं कर पाएगा, बहुत ही धीरे क्रॉस करेगा, मतलब बहुत ही धीरे धीरे क्रॉस करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब हीट को ट्रांसफर करने के एबिलिटी को, वो कितने तेजी से या कितने धीरे से हीट को ट्रांसफर कर सकता है, मटेरियल के उस एबिलिटी को हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं रिक्वायरमेंट होता है कि हमको हीट को कंडक्ट करवाना है तेजी से, जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हो गया, हम लोग का जो वायर्स लगा हुआ रहता है करंट लेने के लिए, वो अगर हीट रिजेक्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो मटेरियल गर्म होने लगेगा। अगर वो हीट को रिजेक्ट नहीं करेगा, हीट को बाहर एटमॉस्फेयर में कंडक्ट नहीं करेगा, तो उसके कारण क्या होगा, क्योंकि देखो इसमें इलेक्ट्रिकल करंट पास कर रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट पास करता है तो उसके कारण से हीट जनरेट होता है, आई स्क्वायर आर टी, करंट रेसिस्टेंस टाइम, तो ये हीट जनरेट होगा। अब ये जो हीट जनरेट हो रहा है अगर ये वायर एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करेगा तो क्या होगा, ये गर्म होने लगेगा वायर, और गर्म होने के साथ ये जैसे गर्म होगा ये पिघलना चालू कर देगा। तो हमको तो पिघलने देना नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे कैसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा, ऐसा मटेरियल जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा हो, और थर्मल कंडक्टिविटी कौन से मटेरियल का ज्यादा होता है, मेटल्स का। और हम लोग देखेंगे सीक्वेंस कौन से मटेरियल का कैसा होता है, उसमें अल्यूमिनियम, कॉपर, ये दो टॉप पे आता है। तो इसलिए हम लोग देखना वायर्स जो होता है वो अल्यूमिनियम का या कॉपर का बनाया जाता है, ये सब है। कहीं कहीं रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं हमको हीट को निकलने नहीं देना है, मान लो कि एक पाइप में हीट फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, हॉट वाटर फ्लो कर रहा है, और हम चाहते हैं ये जो हॉट वाटर है ये फाइनली यहाँ पे आ जाए, और ये बीच जब फ्लो कर रहा है उस टाइम ठंडा ना हो। तो ठंडा नहीं कब होगा, जब हम लोग ये जो मटेरियल है ये ऐसा मटेरियल का बना देंगे जो हीट को रिजेक्ट करेगा ही नहीं, हीट को बाहर आने देगा ही नहीं, वो रोकेगा हीट को। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करेंगे, जिससे कि हीट मेरा है वो बाहर ना आ पाए। तो दोनों मटेरियल का अपना रिक्वायरमेंट है। तो इसका डेफिनेशन लिखो थर्मल कंडक्टिविटी का, इट रिफर्स टू the ability of the material it refers to the ability of the material to conduct or transfer heat।
आगे लिखो 10 हीट ट्रांसफर देखो थर्मल का मीनिंग होता है हीट, ठीक है। थर्मल ये जो टर्म है ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। दस हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एट अ लोअर रेट in low thermal conductivity material and then in materials of higher thermal conductivity। तो हीट ट्रांसफर जो है वो लो थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल में धीरे धीरे ट्रांसफर होगा और हायर थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल में तेजी से ट्रांसफर होगा। ठीक है, देखो डायमंड का जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है ये सबसे ज्यादा होता है। तो डायमंड जो है वो बहुत ही तेजी से हीट को ट्रांसफर करता है। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, फिर स्टील आता है। यहाँ देखो डायमंड जो है वो मेटल नहीं है, एक नॉन मेटल है, लेकिन ये फिर भी सबसे ऊपर में। ये बहुत ही एक्सेप्शन केस होता है, ऐसा केसेस बहुत ही कम होता है जहाँ कुछ मेटल्स जो है, कुछ नॉन मेटल्स जो है वो टॉप ऑर्डर में आ जाता है। ठीक है, इसका रीजन है वो समझना जरूरी नहीं है, बहुत डीप रीजन है। बस एक डायमंड ही है जो टॉप में आ जाता है, उसके बाद फिर देखो सारा मेटल्स। अगला प्रॉपर्टी लिखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जिस तरह थर्मल कंडक्टिविटी बताता है हीट ट्रांसफर को, उसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को वो कितना इजीली ट्रांसफर कर पा रहा है। अगेन यहाँ पे मेटल जो है वो इजीली ट्रांसफर कर पाता है क्योंकि इसमें मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, अगर हम इसमें करंट पास, ये इसको करंट अगर पास करेंगे तो ये जो हमारा एटम्स है वो हमारा फ्रीली मूव करता है, जिसके वजह से मेरा करंट ट्रांसफर होता है। ये सारा केमिस्ट्री में पढ़े होगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है वो सब। तो यहाँ पे तो उतना हम डीपली नहीं पढ़ा सकते हैं अभी, ये सब सारा केमिस्ट्री का पार्ट है। बस इसका मतलब समझना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मटेरियल का एबिलिटी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास करवा सकता है। अगेन देखो जो वायर सब होता है, वायर सब देखना मेटल का बना हुआ रहता है।
नॉन मेटल्स का कभी नहीं बना रहा था, इंसुलेटर्स का, क्योंकि वहां हमको इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना है, तो एल्यूमिनियम, कॉपर, यही सब का बना हुआ रहता है। इसको लेकर इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल it is the ability of the material to conduct electric charge or current इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट। अगेन जो होगा मेटल का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। कंडक्टर्स, जिसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं, कंडक्टर्स सच एज मेटल्स हैज हायर कंडक्टिविटी, हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी than insulators such as non-metals। फिर से यहाँ पे देखो एक सर एक्सेप्शन देन के आता है बाद क्या लिखे ग्रेफाइट। हैं? देन के बाद क्या लिखे हैं सर? insulators such as non-metals। क्या सर? then insulators such as non-metals। ठीक है, अब देखो एक ग्रेफाइट होता है, एक मटेरियल होता है ग्रेफाइट। ये जो पेंसिल जो होता है उसका लीड जो देखना, अंदर जो ब्लैक कलर का लीड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का ही एक फॉर्म है। डायमंड जो हो गया ये भी कार्बन का फॉर्म है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही फॉर्म है। ये दोनों जो है नॉन मेटल्स में आएगा क्योंकि कार्बन मेरा नॉन मेटल्स है। तो यहाँ पे देखो थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड का ज्यादा होता है। हम यहाँ पे लिखे हैं नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स जनरली होता है, मतलब कि उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो कम होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो है एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो इस तरह बहुत सारे एक्सेप्शंस आता है। जैसे एक एक्सेप्शन हम लोग क्या जानते हैं कि जो जनरली मेटल्स होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सेप्शंस आता है, देखने को मिलता है जो मटेरियल प्रॉपर्टी अपना शो करता है। ग्रेफाइट एक तरह का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्ट सम नॉन मेटल्स, ब्रैकेट में लिख दो ग्रेफाइट। यानी कुछ नॉन मेटल्स को छोड़ के लगभग सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। मींस उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो बहुत ही कम होता है या न के बराबर होता है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, ये कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे लिखो थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल है, ठीक है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखो ये क्या होता है, अगर कोई मेरा मटेरियल है
कोई मटेरियल, ठीक है, अगर हम इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको हीट करना स्टार्ट किए, हीट करना स्टार्ट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मटेरियल एक प्रॉपर्टी शो करता है कि उसका जो है जब वो हीट किया जाता है तो उस मटेरियल में एक्सपेंशन होता है, मतलब वो मटेरियल जो है वो एक्सपेंड करता है अगर हम उसको हीट करेंगे तो। और वही अगर किसी मटेरियल को हम बहुत ज्यादा कूल करते हैं तो वो जो है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब उसका साइज थोड़ा छोटा होता है। ये एक प्रॉपर्टी है जिस वजह से वो मटेरियल का अपना एक प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उस मटेरियल में एक्सपेंशन होता है। जैसे देखना, जो रेल, हमारा रेल का पटरी बना हुआ रहता है उसको हम लोग रेल बोलते हैं। वो जब पटरी बिछाया जाता है तो बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, ध्यान से देखना, बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा दो पटरी के बीच में। इसको क्यों छोड़ते हैं, जब ट्रेन इससे पास करेगी तो ट्रेन का तो स्पीड बहुत ही ज्यादा है और ये हमारा जनरली स्टील का, हाई कार्बन स्टील सब का बना हुआ रहता है। तो ये जब ट्रेन उतने स्पीड से पास होता है तो जो व्हील है और इस मटेरियल के बीच फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा उसके कारण हीट जनरेट होगा। जब हीट जनरेट होगा तो ये मटेरियल क्या है, एक्सपेंड करेगा। उस वक्त अगर हम गैपिंग नहीं देंगे, बहुत ही छोटा गैप रहता है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा गैप रहता है, 0.1 mm 0.2 mm इस टाइप का गैप रहता है, ठीक है। तो ये अगर गैप नहीं देंगे, हम सटा के बना देंगे तो ये जब एक्सपेंड करेगा तो ये इस सामने वाले मटेरियल को फिर ब्रेक कर देगा। तो इसलिए हम लोग गैप प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक मटेरियल का एक अपना कोफिशिएंट होता है कि वो टेम्परेचर अगर हम राइज करेंगे तो वो कितना एक्सपेंड करेगा, कितना मैग्नीट्यूड तक वो एक्सपेंड करेगा। तो उसको निकाल, इसका पहले डेफिनेशन लिख लो फिर आगे हम और समझाते हैं। देखो, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, it is the rate of change of length per unit rise in temperature। ठीक है, it is the rate of change of length per unit rise in temperature। तो कहने का मतलब देखो ये क्या बोल रहा है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किसी मटेरियल का हम लोग अल्फा से नोट करते हैं। ये क्या होगा, डेफिनेशन इसका बोल रहा है 1/L, या फिर ऐसे समझो dl/L into dt। ठीक है, तो इसका ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर कोई मटेरियल, इसका अगर लेंथ L है, अगर हम टेम्परेचर इसका राइज करते हैं 1 यूनिट, 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। अभी मान लो इसका जो टेम्परेचर है कितना होगा, अभी यहाँ पे एक मटेरियल हम रख देते हैं, इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर होगा। मान लो ये हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हम क्या किए, इस मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए, 26 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए। तो जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हुआ टेम्परेचर में, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस द T1, मतलब 26 माइनस 25। 1 डिग्री का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। जब वो 1 डिग्री का टेम्परेचर राइज होगा तो इस मटेरियल में मेरा कितना एक्सपेंशन होगा, मान लेते हैं डेल्टा एल एक्सपेंशन हुआ इस मटेरियल में। जब हम इस मटेरियल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इस मटेरियल में डेल्टा एल लेंथ हमारा जो है वो इंक्रीज कर गया। तो ये जो डेल्टा एल अपॉन एल होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ करने का मतलब चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और
कब हम लोग बोल रहे हैं, जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो रहा है तो 1/Δt, ठीक है। तो ये होता है अल्फा, और ये किसी भी मटेरियल का एक फिक्स वैल्यू होता है कि कोई भी मटेरियल है उसका ये फिक्स वैल्यू होता है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो यूनिट देख लो, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट तो नहीं होगा क्योंकि डेल्टा एल बाय एल सेम यूनिट सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो ये यूनिटलेस हो गया। और ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फा का जो यूनिट होता है वो होता है 1/डिग्री सेंटीग्रेड। सर पर केल्विन भी हो सकता है? हाँ, क्योंकि देखो डिफरेंस जो है, अगर हम मटेरियल को लेते हैं 300 केल्विन और इसको हम 301 केल्विन करते हैं, ठीक है, डिफरेंस क्या होगा केल्विन, इसको थोड़ा ऐसे समझो, मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 273 से ऐड कर देते हैं, तो इसको मान लो तुम 27, ये कितना केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं इसको हम 28 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, 1 डिग्री हम बढ़ा दिए, ये हो जाएगा 301 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ भी डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का, यहाँ भी डिफरेंस आ रहा है 1 केल्विन का। तो डिफरेंस में यूनिट का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड में पुट करो या फिर केल्विन में पुट करो। तो इसका यूनिट जो है पर डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है और पर केल्विन भी हो सकता है। सर थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा सर? देखो थर्मल कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला जो होता है Q इक्वल टू, उसका केवल यूनिट लिख लो वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, क्योंकि इसका फिर अलग ही पेपर पढ़ने का आता है, वो तुम लोग को आगे के सेमेस्टर में मिलेगा, फिर ट्रांसफर का एक पेपर आएगा, उसमें इसके बारे में डीपली स्टडी करना है, उसमें तुम लोग को यूनिट सब वहाँ पे क्या फॉर्मूला है थर्मल कंडक्टिविटी का और कैसे यूनिट आता है वहां पे समझ में आ जाएगा। वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है सर। हाँ, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ये दोनों नीचे है, ठीक है, दोनों नीचे होगा वाट का। ठीक, हो गया सर, आगे बताइए। चलो ठीक है, तो हम लोग का जो प्रॉपर्टी का पार्ट था वो फिनिश हो गया। इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज था हम लोग सारा देख लिए। हम लोग सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे थे, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज था। देखो इसका सीक्वेंस लिख लो, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है इसका सीक्वेंस कैसा है, सबसे ज्यादा होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है, उसके बाद होता है कॉपर का। कॉपर का जो होता है वो 18 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 1 डिग्री अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे कॉपर का तो उसमें जो है कितना एक्सपेंशन आएगा, 18 इंटू 10⁻6 का, ठीक है, इतना mm का। अगर हम 1 मीटर का, मान लो 1 मीटर का हम लोग एक रॉड लेते हैं कॉपर का, उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो उसमें 18 इंटू 10⁻6 मीटर का एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है एल्यूमिनियम कॉपर, एल्यूमिनियम के बाद ब्रास लिख लेना, ब्रास होता है, उसके बाद फिर कॉपर आएगा और उसके बाद फिर स्टील आता है, ठीक है, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, स्टील, ये बस सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना होता है नहीं होता। ये वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दिया रहता है ऑलरेडी, अगर क्वेश्चन आएगा आगे हम लोग देखेंगे जब स्ट्रेस स्ट्रेन में पढ़ेंगे सोम में, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग का है क्लासिफिकेशन।
यहाँ पे हम देखो क्लासिफिकेशन समझाते जाएंगे, उसके बाद जो लिखवाएंगे नहीं हम नोट्स उसका दे देंगे, ठीक है। देखो इंजीनियरिंग मटेरियल्स को 4 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है मेटल्स एंड एलॉयज, सेकंड आता है हमारा पॉलीमर्स, थर्ड है सिरामिक, सर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्लासिफिकेशन है ना सर? क्या चीज? ये थर्मल क्या चीज का क्लासिफिकेशन है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ना? नहीं हम लोग का वो टॉपिक फिनिश हो गया, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, वो थर्मल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टीज था। अब हम लोग क्लासिफिकेशन नेक्स्ट टॉपिक में एंटर कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। जो हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जो थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, ये सारा प्रॉपर्टी था। स्ट्रक्चर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारा प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स को हम लोग कितने क्लास में बांट सकते हैं, उसके बाद उसका हर एक क्लास को हम लोग को चैप्टर में वाइज पढ़ना है। अब थर्ड में क्या है सर? सेरामिक है, सेरामिक, और चौथा आता है कंपोजिट। जो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास किया होगा, पहला सबसे पहला जो क्लास था, इसमें हम इसके बारे में बताए भी थे, थोड़ा सा डिस्कस किए थे उस टाइम। क्या फर्स्ट में क्या लिखे हैं सर, बोलिए? ये मेटल्स एंड एलॉयज है। मेटल एंड है एलॉय। क्या? क्वालिटी अभी अच्छा आ रहा है? नो सर। अभी कुछ ठीक हुआ क्वालिटी? हाँ सर। सर एकदम क्लियर हो गया। तो पहला मेटल्स एंड एलॉयज है, पॉलीमर्स, सेरामिक, कंपोजिट। फर्दर हम लोग मेटल्स एंड एलॉयज को 2 क्लास में बांट सकते हैं। एक हम लोग बोलते हैं फेरस मेटल्स एंड एलॉयज, सेकेंड हम लोग बोलते हैं नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज। पॉलीमर्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा क्लास है इसका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और तीसरा क्लास आता है इसमें इलास्टोमर। फेरस मेटल एंड एलॉयज है सर? हाँ, फेरस मेटल्स एंड एलॉयज, नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज, फिर यहाँ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इलास्टोमर।
हो गया ये वाला? थोड़ा सा सर। हो गया सर। अब देखो एक एक करके हम समझा देते हैं क्या होता है, उसका नोट्स हम यहाँ नहीं लिखवाएंगे, उसका हम पीडीएफ डाल देंगे। पीडीएफ सर जो इम्पोर्टेंट होगा वो लिखवा दीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट देखो हम लोग को जो भी अभी हम लिखवाए, एक मेटल्स एंड अलॉयज में दो पार्ट था, फेरस मेटल्स एंड अलॉयज, नॉन फेरस। ये कंप्लीटली आगे जाके एक चैप्टर है मेरा, फेरस मेटल्स एंड अलॉयज अगला नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीटली यही है। नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज नेक्स्ट चैप्टर है। उसके बाद पॉलीमर्स एक चैप्टर है, उसके बाद सेरामिक एक चैप्टर है, कंपोजिट एक चैप्टर है। ये सारा चैप्टर है, तो उस वक्त हम लोग डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखवाने का कुछ नहीं है, सारा समझ में आ जाएगा, पूरा थ्योरी है, ठीक। कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है। ओके सर, ओके। देखो सबसे पहले मेटल क्या होता है, तो हम जो स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे उस टाइम बताए थे क्रिस्टलियन बॉडी और नॉन क्रिस्टलियन बॉडी। मेटल्स जनरली जो होता है वो क्रिस्टलियन होता है। क्रिस्टलियन मींस उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा, एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा एटम्स का, तो मेटल्स जनरली क्रिस्टलियन होता है बॉडी में। उसके बाद मेटल क्या 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 प्रॉपर्टी है, ये लस्टरस होता है, मींस चमकता है, चमकीला होता है ये। इसके पास डक्टिलिटी होता है, मैलिएबिलिटी होता है। ये मेटल्स का हमारा कुछ प्रॉपर्टीज है। मेटल्स होता क्या है, तो मेटल एक क्रिस्टलियन बॉडी है जिसमें जो एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। मेटल का प्रॉपर्टी क्या है, वो लस्टरस होता है, डक्टिलिटी होता है, मेलिएबल होता है। उसके बाद फिर उसका गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होता है। अब देखो जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे वही सब देख रहे हैं हम लोग। ये सारा प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, क्रिस्टलियन। तो मेटल्स का डेफिनेशन ये है कि मेटल्स जो है क्रिस्टलियन बॉडी होता है, वो लस्टरस होता है, डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होता है। लेकिन देखो मेटल का हम लोग एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जगह नहीं कर पाते हैं। क्यों? देखो गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी है, हम लोग मेटल का सबसे मेन जो डिसएडवांटेज है वो है इसका लो स्ट्रेंथ। मेटल का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होता है, मतलब ये ज्यादा लोड को विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। जो प्योर हमारा मेटल होता है, जैसे मेटल बनता कैसे है, हमारा ओर हो गया, ओर को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके हम लोग मेटल बनाते हैं। जैसे कि अगर आयरन बनाना है, तो आयरन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ओर होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो होता है वो आयरन का ओर होता है। हेमेटाइट क्या होता है, ये आयरन का ऑक्साइड होता है, ये ऑक्साइड फॉर्म में होगा, हेमेटाइट O3। ठीक है। हेमेटाइट जो होता है वो FeO3 फॉर्म में। अब हमको क्या करना है, इससे आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम लोग के पास एक फर्नेस होता है, ब्लास्ट फर्नेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें रिडक्शन करते हैं, आयरन ओर को हम लोग इसमें डालते हैं, उसको बर्न करते हैं, पूरा पिघलाते हैं और वहां से सेपरेट करते हैं ये दोनों को। वहां से मेरा समझ गया आयरन हमारा निकल आता है बाहर, मतलब उससे हम लोग आयरन बनाते हैं। निष्कर्षण। कौन ये बोल रहा है? पिंटू है सर, पिंटू बोल रहा है सर। मेरे को पता नहीं था, आवाज ओपन है। ठीक है सर, पढ़ाइए आगे। चलो, तो ये हमारा हेमेटाइट ओर हो गया। कोई भी मेटल जो है वो अपने ओर से एक्सट्रैक्ट होता है। जब हम लोग उस माइनिंग करते हैं तो माइनिंग से हम लोग को ओर मिलता है। जैसे एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो होता है बॉक्साइट, ये होता है Al2O3। तो वो जनरली हमारा ऑक्साइड फॉर्म में आता है। क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। हर एक मेटल्स का अपना एक्सट्रैक्शन टेक्निक होता है। जैसे आयरन को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन हट जाता है, ठीक है, और फिर हमारा आयरन बन जाता है। आयरन बन जाता है तो ये हमारा टेक्निक है मेटल को निकालने का। इससे जो मेटल निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्योर मेटल, या फिर मेटल या प्योर मेटल। तो ये जो मेटल होता है उसका स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। ये इतना स्ट्रेंथ, क्योंकि देखना जो हमारा गोल्ड बनाया जाता है, कोई भी ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है,
गोल्ड का, देखना उसमें कभी भी प्योर गोल्ड नहीं होता है, उसमें हम लोग बोलते हैं 22 कैरेट, 22 कैरेट का हमारा गोल्ड है। इसका मतलब कि इसमें और एक्चुअल जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो इसमें हम लोग मिक्स करते हैं, इसमें हम लोग मिक्स करके बनाते हैं, क्योंकि गोल्ड के पास इतना स्ट्रेंथ ही नहीं है कि अगर हम प्योर गोल्ड का बना देंगे तो वो स्ट्रेंथ ही नहीं कर पाएगा। तो हम लोग इसमें मिक्स करते हैं अदर मटेरियल को, ताकि इसमें इसका हम स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। उसी तरह तो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा, तो कुछ ही जगह एप्लीकेशन है जहाँ पे हम डायरेक्ट मेटल का यूज करते हैं, जैसे कि इसमें तुमको दिखेगा वायर्स में, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है, क्योंकि मेटल जो होता है गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी का होता है, तो इसलिए देखना कॉपर या एल्यूमिनियम का वायर्स मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक है। तो उसका बहुत ही लिमिटेड यूज है मेटल्स का। तो हम लोग अब क्या किए, अगर मेटल्स का लिमिटेड यूज है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका लो स्ट्रेंथ। तो अगर हम इस मेटल्स का स्ट्रेंथ को बढ़ा दें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और हम बहुत सारा एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के टेक्निक को ही हम लोग बोलते हैं अलॉइंग। हम लोग क्या करते हैं, अलॉय बनाते हैं। अलॉय क्या हो गया, मेटल को, कोई मेटल 1 ले लिए हम, ठीक है, उसका अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो उसको हम किसी दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर से पढ़ाई क्या चीज सर म्यूट सर करेगा इस बड़ा हनियन। कौन है जी गधा? कौन क्या बोल रहा है? ए, बुढ़वा। समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग का। सर उसको रिमूव कीजिए सर, गाली दे रहा है वो। कौन है, कौन है? कौन है कौन? ये यादव जी है, जेल लिख ले, वही है लगता है, वही है, ये है। म्यूट हाँ कर सर, लिया, यादव जी अभी ज्वाइन किया था। म्यूट कर लिया वो। रिमूव हो गया लगता। ना अभी है ये। हाँ अब हो ठीक है गया, सर, बताइए सर। अब हो गया, अब निकल गया वो। बताइए। तो मान लो किसी मेटल का हमको स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो मेटल 1 हम लेंगे, उसके साथ हम कोई दूसरा मेटल को मिला देंगे, या फिर और भी हम मेटल्स मिला सकते हैं उसमें, 3 4 जितना भी हम मिला सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसा प्रॉपर्टी अचीव हो रहा है, कितना स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रहा है। या फिर मेटल, अगर एक कोई मेटल है उसके साथ हम नॉन मेटल्स को भी मिला सकते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स को भी मिला सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं अलॉइंग, ठीक है, अलॉय बन जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो, अगर मेरे पास आयरन है तो आयरन का स्ट्रेंथ कम है, इसमें हम लोग जनरली एक नॉन मेटल कार्बन को मिला देते हैं, ठीक है। आयरन में अगर हम कार्बन को मिला दिए, अब देखो ये अलॉइंग होता कैसे। हम तुम लोग को बताए थे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के बारे में जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे। तो आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अगर हम अल्फा आयरन या फिर जो रूम टेम्परेचर पे आयरन था उसका हम बताए थे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या था, कॉर्नर्स में एटम्स था मेरा, यस अरे बीच और बीच सेंटर की एक एटम था। और इसका पैकिंग फैक्टर हम बताए थे कितना होता था, 0.68 मींस 68%। यानी ये जो वॉल्यूम एटम इसमें भर रहा है वो कितना 68% भर रहा है अभी भी, लेकिन 32% खाली है। तो जब हम लोग कार्बन को मिलाएंगे, कार्बन को जब ऐड करेंगे आयरन में, तो वो क्या करेगा, ये जो 32% का स्पेस है वो उस पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। Yes. कार्बन जो है ये जो बीच में स्पेसेस खाली है 32%, उसमें जाके ये फिल कर जाएगा पूरा, ठीक है। और इस तरह से ये उस मटेरियल का स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो अलॉय देखो दो टाइप का होता है, एक होता है मेरा सब्स्टिट्यूशनल अलॉय, और एक होता है इंटरटिशियल अलॉय, ठीक है। सब्स्टिट्यूशनल अलॉय और इंटरटिशियल अलॉय। देखो इंटरटिशियल अलॉय किसको बोलते हैं, इसमें देखो जब हम लोग आयरन में कार्बन को मिला रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, वो बीच के स्पेसेस में बैठ रहा है, ठीक है। मतलब आयरन मेरा जहां था वो वहीं पे है, लेकिन कार्बन क्या कर रहा है, बीच के स्पेसेस में बैठ रहा है। ये जो स्पेसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस।
और इस तरह से जो अलॉय बनता है उसको बोलते हैं इंटरशियल अलॉय। लेकिन सब्स्टिट्यूशनल अलॉय में क्या होता है, जैसे जब हम लोग ब्रास बनाते हैं, ब्रास कैसे बनता है, कॉपर में हम लोग जिंक मिलाते हैं, ठीक है, कॉपर में हम लोग जिंक मिला देते हैं तो वो ब्रास बनता है। हर एक का कंपोजिशन होता है, इसमें कॉपर हम लोग 60% रखते हैं और जिंक हम लोग 40% रखते हैं, ठीक है। 60% हम कॉपर लेंगे, 40% जिंक लेंगे, उससे जो बनेगा मेरा अलॉय उसको हम लोग बोलते हैं ब्रास। ब्रास। ब्रास में अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉपर का जो स्ट्रक्चर होता है, मान लो ये हमारा कोई कॉपर का स्ट्रक्चर है, इस तरह से कॉपर एटम्स है मेरा, ठीक है। तो जब हम लोग जिंक मिलाएंगे तो वो क्या करेगा, ये हमारा कॉपर को रिमूव कर देगा, इस कॉपर को यहाँ का मान लो ये कॉपर को ये बाहर कर देगा और खुद जाके जिंक यहाँ बैठ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, मतलब रिप्लेस कर दे रहा है। तो ऐसे अलॉयज को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल अलॉय। सर तो बाहर जो निकलेगा सर, वो जो हाँ। बाहर निकलेगा हम्म, तो सर उसमें फिर इंक्रीज करेगा ना सर उस वस्तु में, क्या इंक्रीज करेगा, जैसे कि वहां से निकाल दिया उसको हाँ और उसमें फिर वो डाल दिए तो वहां से जो निकला जो वो जाएगा कहाँ? देखो ये प्रोसेस मेल्टिंग का, हम कॉपर को हटा दिए, कॉपर यस हम सर। कम कर दिए। जैसे मान लो एक हमारा कॉपर का मेटल है, ठीक है, इसमें कॉपर कितना है 100%, यस सर। तो हम वही तो करना चाह रहे हैं ना, हम कॉपर को 60% करना चाह रहे हैं, यानी कि 40% हम कॉपर बाहर कर दिए। यस सर। हम लोग पहले क्या करते हैं, पिघलाते हैं, कॉपर को पूरा मेल्ट कर दिए, मेल्ट कर दिया तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। उसके बाद हम लोग जिंक को मिक्स, जिंक को हम लोग मेल्ट कर दिए, दोनों मेल्ट हो गया, दोनों यस को सर। मिक्स कर दिए। उसके बाद तो मिक्स यस करने के सर। बाद जब हम लोग उसको ठंडा करते हैं, कूल करना पड़ेगा सॉलिड बनाने के लिए, तो जब कूलिंग होगा तो दोनों का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो अलग अलग है। कॉपर में ना यस सर। 1089 पे फ्रीज करता है, देखो मेल्टिंग ये हमारा मेल्ट करता है। उसके बाद जब ये फ्रीज करेगा तो 1089 के नीचे आएगा तो कॉपर फ्रीज करना शुरू कर देगा। लेकिन यस जिंक सर। जो है इस टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं करेगा, इससे नीचे नहीं। आएंगे तो जिंक हमारा ये इतना टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। तो उस वजह से क्या होता है कि वो हमारा जिंक जो है इंटर करते जाता है वहां पे अंदर मॉलिक्यूल यस सर। स्पेसेस में, जिंक इंटर कर, क्योंकि एक बार ये अगर लिक्विड बन गया तो उसके बाद तो ये तो कोई है ही नहीं, कुछ एटम्स है ही नहीं, लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या हुआ, ये फिल होते, जो जहां मिला वहां पे इंटर कर गया, जिंक जहां मिला वो वहां चला गया, कॉपर जहां मिला वहां चला गया, और इस तरह से हम लोग मेंटेन कर पाते, ये दोनों को हम लोग मेंटेन करते हैं। एलॉय बनाने का बहुत सारा टेक्निक्स होता है, उसके थ्रू हम लोग मेंटेन करते हैं कि किसका परसेंटेज कितना हो रहा है, और तब हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये सारा मेल्टिंग करके किया जाता है। जब एक बार मटेरियल मेल्ट हो गया उसके बाद ये उसमें रहेगा ही नहीं, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को ही नहीं मिलेगा, ये केवल सॉलिड में इस फॉर्म में रहेगा। ठीक जब सर। दोनों को मेल्ट करके मिक्स कर देंगे तो वो स्पेसेस में इंटर होते रहेगा, कॉपर जिंक मिक्स हो गया आपस में, फिर वो समझ गया। सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो एलॉय बनाने का मेन पर्पस है, एलॉय जब हम लोग बना देते हैं तो उसका स्ट्रेंथ मेन बढ़ जाता है, मेटल्स का जो मेटल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग एलॉय बनाते हैं। और फिर एलॉय का बहुत ही एप्लीकेशन होता है जो हम लोग को पूरा 2 चैप्टर 3 चैप्टर में यही पढ़ना है। हम लोग हर एक अलग अलग टाइप का एलॉय देखेंगे, कौन सा एलॉय, फेरस एलॉय कौन सा है, स्टील कास्ट आयरन, उसका कौन कौन सा टाइप्स है, कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। उसी तरह हम लोग नॉन फेरस एलॉय में एल्यूमिनियम एलॉय देखेंगे, कॉपर एलॉय देखेंगे, निकल एलॉय देखेंगे, उसका क्या कंपोजिशन होता है, उसका कौन सा टाइप्स होता है, प्रॉपर्टीज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये सारा वहां पढ़ना है। तो देखो अगर क्वेश्चन आता है तुमको क्लासिफाई करना है, क्वेश्चन आ गया मान लो 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में कि क्लासिफाई द इंजीनियरिंग मटेरियल्स, वो इतना ही लिखा है, तो वहां पे हमको क्या करना है, केवल क्लासिफिकेशन जो हम डायग्राम बनाए थे वो बनाना है, और ऊपर से हम नोट्स में भेजेंगे, जैसे मेटल्स एंड अलॉयज का इंट्रो डालना है कि मेटल्स क्या होता है हमारा, अलॉयज क्या होता है, उसका केवल इंट्रोडक्शन है 4-5 लाइन का, बस वो डालना है वहां पे। तो यहाँ पे हम लोग को डीपली नहीं पढ़ना है, यहाँ पे केवल सभी का समझना है कि डिफिनेशन देना पड़ेगा ना सर, जितना जो आप लिखवाएं सभी का ना, क्या चीज। जितना आप लिखवाएं सभी का डिफिनेशन भी देना पड़ेगा ना सर, क्लासिफिकेशन बोलेगा तो। हाँ तो वही तो हम बोल रहे मेटल्स एंड अलॉयज के ये जो हम केवल समझा दिए, इसका यस डेफिनेशन हम नोट्स तो देंगे ना।
यस नोट्स सर। में एग्जैक्टली लिखा हुआ है पूरा क्लासिफिकेशन में। मेटल्स क्या, जैसे हम मेटल्स का डेफिनेशन बता दिए, क्रिस्टलियन होता है, तो उसको हम अरेंज करके लिखे हैं कि यस हाँ डेफिनेशन के फॉर्म में लिखे हैं। हम यहाँ तुमको समझा रहे हैं, वो डेफिनेशन और ये जो समझाए सेम ही है, बस वहां पे क्या है वो हम लाइन में अरेंज किए हुए हैं, यहाँ पे हम लोगों को केवल कंसेप्ट दे रहे हैं। उसी तरह एलॉय क्या होता है, एलॉय दो मेटल्स या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, तो ये हम डेफिनेशन लिखे हैं, एग्जांपल्स भी दिए हैं, सब कुछ है, बस यहाँ पे हम समझाना है उसको। ओके। ठीक है, मेटल्स और एलॉयज के बारे में हो गया। अब हम लोग सबसे पहले देख रहे थे इसमें फेरस, एक था फेरस, दूसरा था नॉन नॉन फेरस। फेरस। फेरस नाम से ही पता चल रहा है Fe, मतलब इसमें जो दो। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, मेन एलिमेंट जो होगा वो हमारा आयरन होगा। ठीक है, मतलब लगभग समझ लो 90 to 95% मेरा आयरन होगा। उसके बाद जो 5 to 10% जो बच जा रहा है उसमें हम या फिर कार्बन मिला देंगे, या फिर और बहुत सारा एलॉइंग एलिमेंट होता है जो हम लोग पढ़ लेंगे आगे, जैसे जब स्टील पढ़ेंगे या फिर अलॉय स्टील पढ़ेंगे, कास्ट आयरन पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कार्बन हो गया, या फिर लेड हो गया, या फिर सिलिकॉन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब हम लोग मिलाते हैं। और क्यों मिलाते हैं वो सब हम लोग वहां देखेंगे कि ये लेड मिलाने से क्या होता है, सिलिकॉन मिलाने से क्या होता है, सल्फर मिलाने से क्या होता है, ये सारा हम लोग देखेंगे। तो इसमें मेन जो एलिमेंट होगा फेरस मेटल्स एंड अलॉयज में, ये होगा मेरा आयरन। इसका एग्जांपल है मेरा कास्ट आयरन, स्टील, ये दो बहुत बड़ा सेक्शन है हम लोग का, कास्ट आयरन और स्टील, ये दो हमारा फेरस अलॉयज होता है। और नॉन फेरस अलॉयज क्या हो गया, देन अदर देन आयरन। अदर देन आयरन जो है, अगर अलॉइंग मेन एलिमेंट जो है वो आयरन नहीं है, कुछ और है, कुछ और क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, जिंक, लेड, ठीक है, पीबी, टिन, एसएन, ये सब अगर हमारा मेन एलिमेंट हो गया, मतलब कि 90 to 95% जो है वो, अगर ये सब कोई एक रहेगा और बाकी 5% कुछ भी हो सकता है, 5 to 10%, 5 to 10% में आयरन भी हो सकता है, यस सर। लेकिन मेन एलिमेंट जो रहेगा वो आयरन के अलावे ये सब रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फेरस। नाम से स्पष्ट होता है नॉन फेरस, मतलब आयरन उसमें मेन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल फिर से वही हो जाएगा, एल्यूमिनियम या फिर इसका अलॉय, इसका अलॉय क्या हो गया, ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम का अलॉय होता है। कॉपर का अलॉय होता है ब्रास ब्रॉन्ज, निकल का अलॉय होता है मोनल मेटल, इनवार, ये सब सारा हम लोग जब नॉन फेरस एक चैप्टर ही हम लोग का, जब उस वक्त स्टडी करेंगे तो उस टाइम हम लोग सब देखेंगे। बस क्लास एंड होगा तुम लोग को नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग का सेकंड जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, पहला पॉइंट। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कहने का मतलब हो गया कि इसमें कार्बन एक मेन एलिमेंट होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़े होगे तो उसमें देखना कार्बन होगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सबसे मिलके जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो पॉलीमर्स जो होता है वो इसी सब का कंपाउंड होता है, और साथ ही लॉन्ग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग मॉलिक्यूलर चेन। कहने का मतलब एक इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट होते जाएगा एक लंबे चेन में, बेंजीन। रिपीट होते जाएगा, और ये हमारा पॉलीमर होता है। ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है पॉलीमर का। ये भी फिर चैप्टर वाइज पूरा पढ़ना है, पॉलीमर कौन कौन सा होता है ये चैप्टर वाइज पढ़ना है। बस इसका डेफिनेशन यही है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और इसमें लॉन्ग मॉलिक्यूलर चेन होगा। ठीक है, यस सर। तो पॉलीमर का एग्जांपल क्या हो गया, प्लास्टिक, रबर। प्लास्टिक में देखो, प्लास्टिक में बहुत सा प्लास्टिक होता है, सिर्फ घर वाला जो हम लोग पॉलीथीन बोलते हैं वो नहीं, वो एक पॉलीथीन है। ठीक है, पॉलीइथाइलिन एक्चुअली में होता है वो भी एक प्लास्टिक है।
ठीक है, घर में जो हम लोग पॉलीथाइलिन यूज करते हैं जिसको हम लोग पॉलीथीन बोलते हैं। फिर रबर हो गया, जो व्हीकल्स में टायर्स लगा हुआ था, साइकिल का टायर्स हो गया या फिर मोटरसाइकिल का टायर्स हो गया, कार का टायर्स हो गया, वो हमारा रबर हो गया। तो ये सब सारा जो है वो पॉलीमर मटेरियल है। सर अब जो रबर पॉलीमर का जो को टायर होता है, क्या चीज? रबर का जो टायर होता है ना, साइकिल का, वो ट्रक का, बस का, हाँ हाँ, उसमें सर सल्फर की मात्रा कम रहता है या थोड़ा ज्यादा रहता है? सल्फर का हम लोग उसको वल्केनाइजेशन बोलते हैं, यस। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सल्फर के अमाउंट को ऐड करते जाते हैं उसमें। यानी जो रबर का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सल्फर को ऐड कर देते हैं। उससे उसका कुछ प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाता है, वो हम लोग फिर पॉलीमर जब डीपली पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे। अब देखो पॉलीमर का टाइप क्या होता है। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक। देखो नाम में याद है थर्मो, फिर से थर्मो मीन्स थर्मल, हीट। तो ऐसा प्लास्टिक में क्या होगा, अगर मेरे पास कोई प्लास्टिक है, ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, इसको पहले हम लोग हीट किए तो ये क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। और मेल्ट करने के बाद जब हम फिर से उसको कूल करेंगे तो क्या होगा, फिर से वो अपना स्ट्रक्चर को गेन कर लेगा। और उसके बाद फिर से अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो फिर मेल्ट होगा, और फिर कूल करेंगे तो वो फिर से अपना स्ट्रक्चर को गेन करेगा। मींस थर्मोप्लास्टिक क्या हो गया, इसमें हीटिंग और कूलिंग अगर हम करते जाएंगे तो वो रिसाइकलिंग होगा उसका। मतलब कि ये जो प्लास्टिक है इसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। जो भी थर्मोप्लास्टिक्स में आएगा एग्जांपल, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीइथाइलीन, जो हम लोग घर में पॉलीथीन यूज करते हैं वो यही होता है, पॉलीइथाइलीन। ठीक है, उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। उसको हीट करेंगे, प्रोसेस के थ्रू हीट करेंगे, कूल करेंगे तो रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन ये घर में हम लोग नहीं कर सकते, घर में हम हीट करके उसको कूल कर देंगे तो वो बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक हमारा प्रॉपर केमिस्ट्री चाहिए, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह एक पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो घर में देखना, जो बाथरूम सब में हमारा पाइप्स लगा हुआ रहता है। अब जो पाइप्स आता है जनरली, वो जो पाइप्स होता है वो इसी मटेरियल का बना हुआ रहता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग होगा, हार्ड होगा। तो ये भी एक थर्मोप्लास्टिक है। इसी तरह बहुत सारा एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक का, पॉलीथाइलिन, पीवीसी, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन। हम लोग प्लास्टिक जब पढ़ेंगे तो ये सब के बारे में पढ़ना है हम लोग को, कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है, वो सारा होगा सर। क्या चीज। सर अभी मैथ्स का क्लास था ना? यस सर, मैथ क्लास ना होगा। टाइम हो गया। यस सर। Yes, sir. ठीक है, हम एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर, आप एंड कीजिए। ठीक। देखो बाबू सर पढ़ाने अगर कोई